नेहरू शिक्षा महाविद्यालय हिंडौन सिटी राजस्थान की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम सब लोग अध्ययन करते हैं अधिगम का अवधानांतरण। हम सब लोग जानते हैं कि जब हम किसी ज्ञान या कौशल को सीख लेते हैं तो हमें सीखा गया ज्ञान किसी दूसरी परिस्थिति में या दूसरे स्थान पर सीखने में या अपनी समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करता है, जिसको हम मनोविज्ञान के क्षेत्र में अधिगम के अवधानांतरण के नाम से जानते हैं। और जाहिर सी बात है कि मनुष्य और प्राणी जो होते हैं वे जो अधिगम प्रक्रिया जिसे हम साधारण अर्थों में सीखना कहते हैं, सीखने की प्रक्रिया इस प्रकार से संचालित करते हैं कि सीखे गए ज्ञान का वो अलग परिस्थिति में अधिक से अधिक उपयोग कर सके। और कहा जा सकता है कि शिक्षा का जो उद्देश्य है या लक्ष्य है, वो उद्देश्य या लक्ष्य उसी अनुपात में प्राप्त किया जा सकता है जिस अनुपात में सीखे गए ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में अवधानांतरण हो रहा हो। तो आइए हम सब लोग सीखते हैं अधिगम का अवधानांतरण। अधिगम का अवधानांतरण, अधिगम का अर्थ है सीखना। और जब ये सीखना किसी अन्य जगह पर या किसी अन्य स्थान पर या बदली हुई परिस्थितियों में किसी अन्य कार्य को करने में या किसी अन्य अधिगम को या सीखने की प्रक्रिया को प्राप्त करने में हमारी सहायता करे, मदद पहुंचाए, तो इसको हम अधिगम का अवधानांतरण कहते हैं। अधिगम के अवधानांतरण से तात्पर्य है कि जब हम कोई कौशल प्राप्त कर लेते हैं या कोई अनुभव प्राप्त कर लेते हैं या कोई ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं या कोई सूचना प्राप्त कर लेते हैं, तो ये ज्ञान, अनुभव, सूचना, कौशल हमारी मदद करता है और हम दूसरी परिस्थिति में जब किसी कार्य को करते हैं तो बेहतर ढंग से कार्य करते हैं। तो कहा जा सकता है कि अधिगम का अवधानांतरण जो है वो शिक्षा का या अधिगम का या सीखने की प्रक्रिया का सबसे मूल उद्देश्य है। वास्तव में शिक्षा उतनी ही सफल हो सकती है या हो पाती है जितना कि सीखने वाला, जिसे हम अधिगम करता कहते हैं, सीखे गए ज्ञान या कौशल का बदली हुई परिस्थिति में प्रयोग कर पाता है और उस प्रयोग या उपयोग के द्वारा निरंतर अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है या सुधार करता है, तो उसे हम अधिगम का अवधानांतरण कहते हैं। उदाहरण के लिए किसी बालक को पहाड़ा या अंकों का ज्ञान, जिसे हम गिनती गिनना सिखा देते हैं, तो ये पहाड़ा या गिनती सीख लेने के पश्चात जोड़ना या घटाना में जब बालक गिनती या पहाड़े को सीख लेता है या गुणा करने में, भाग कर देने में उसे सहायता प्राप्त होती है। तो जो ये सहायता प्राप्त हो रही है इसी को हम कहते हैं अधिगम का अवधानांतरण। ध्यान देने वाली बात यह है कि मनुष्य जो है वो एक विवेकशील या बुद्धिमान प्राणी है, तो वो प्रत्येक कार्य को नए तरीके से नहीं करता है, वरन किसी कार्य को सीख लेने पर फिर सीखे गए ज्ञान का या अनुभव का या कौशल का वो दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करते हुए बेहतर ढंग से सामंजस्य स्थापित कर लेता है या समायोजन प्राप्त कर लेता है, जिसे हम अधिगम का अवधानांतरण या सीखने का अवधानांतरण कह सकते हैं। और सीखने का अवधानांतरण शब्द से हमारा तात्पर्य है कि जब सीखा गया ज्ञान, ध्यान दीजिए, जब सीखा गया ज्ञान या कौशल किसी दूसरे स्थान पर या दूसरी परिस्थिति में व्यक्ति को कार्य करने में सहायता प्रदान करे या लाभ पहुंचाए, तो हम कह सकते हैं कि सीखे गए ज्ञान का अवधानांतरण हो रहा है। प्रायः हम दैनिक जीवन में सुनते हैं कि अमुक व्यक्ति का अपने पद स्थापन की प्रक्रिया में एक स्थान से दूसरे स्थान पर अवधानांतरण होता है। अवधानांतरण का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाना। तो जब सीखा गया ज्ञान किसी अन्य कौशल या अन्य कार्य को करने में सहायता प्रदान करता है तो उसे हम कहते हैं अधिगम का अवधानांतरण। उदाहरण के लिए साइकिल चलाना सीख
सीख लेने पर मोटरसाइकिल चलाना सीखना आसान हो जाता है। इसी तरह से ट्रैक्टर चलाना सीख लेने पर जीप चलाना सीखना आसान हो जाता है। तो कहा जा सकता है कि सीखने में स्थानांतरण शब्द का प्रयोग उन संदर्भों के लिए किया जाता है जब पूर्व में सीखा गया ज्ञान या कौशल या अभ्यास वर्तमान समय में या भविष्य में व्यक्ति को किसी दूसरी परिस्थिति में सहायता प्रदान करता है या लाभ पहुंचाता है, तो उसे हम अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। अधिगम का स्थानांतरण जब व्यक्ति करता है तो हम इसे कह सकते हैं कि ये शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है। शिक्षा का उद्देश्य जो होता है वो यही होता है कि अधिगम का स्थानांतरण बेहतर ढंग से हो, या हम कह सकते हैं कि जो अधिगम हम प्राप्त करते हैं वो अधिगम हम एक परिस्थिति के लिए नहीं प्राप्त करते, वरन हम प्राप्त अनुभव से, अधिगम से जो अनुभव प्राप्त हो रहा है उस अनुभव का या उस कौशल का उपयोग करते हुए सीखे गए ज्ञान का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते रहते हैं और दैनिक जीवन में अपनी समस्याओं के समाधान में पूर्व में सीखे गए ज्ञान का उपयोग करते हुए अपनी समस्याओं को हम हल करते हैं। तो कहा जा सकता है कि मानव जीवन में अधिगम का स्थानांतरण जो है वो बहुत ही लाभदायक है और हम सीखे गए ज्ञान या कौशल का स्थानांतरण करने में जितना अधिक सफल होते हैं उतना ही बेहतर ढंग से हम अपनी समस्याओं का समाधान दैनिक जीवन में कर पाते हैं और अपने परिवेश से, अपने वातावरण से बेहतर ढंग से समायोजन कर पाते हैं। और कहा जा सकता है कि एक प्रकार से शिक्षा का जो अंतिम उद्देश्य है या प्रमुख उद्देश्य है वो उद्देश्य अधिगम के स्थानांतरण से ही पूरा हो सकता है। तो अधिगम का जो स्थानांतरण होता है उसको तो एक हम कहते हैं धनात्मक स्थानांतरण। धनात्मक स्थानांतरण वो स्थानांतरण है जब एक स्थान पर सीखा गया ज्ञान दूसरे स्थान पर सीखे गए ज्ञान को करने में सहायता या लाभ पहुंचाता हो। उदाहरण के लिए मैंने आपसे कहा था कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के द्वारा बोलना या लिखना सीख लिया गया है, लिखना सीख लिया गया है या बोलना सीख लिया गया है, तो बोलना और लिखना सीखने के पश्चात भाषा को समझना आसान हो जाता है। या इसको इस स्वरूप में समझा जा सकता है कि जैसे किसी व्यक्ति के द्वारा हिंदी भाषा सीख ली गई है तो हिंदी भाषा को सीख लेने के पश्चात संस्कृत भाषा को सीखना सरल हो जाता है। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि अधिगम का जो स्थानांतरण हो रहा है वो धनात्मक स्वरूप में हो रहा है। धनात्मक स्वरूप का मतलब है कि एक स्थान पर सीखा गया ज्ञान दूसरे स्थान पर कार्य करने में या दूसरे ज्ञान को प्राप्त करने में सहायता पहुंचा रहा है, जिसे हम कहते हैं अधिगम का धनात्मक स्थानांतरण। और दूसरा उदाहरण होता है ऋणात्मक स्थानांतरण। ऋणात्मक स्थानांतरण उस स्थानांतरण को कहते हैं जब कोई एक स्थान पर सीखा गया ज्ञान दूसरे कार्य को करने में बाधा उत्पन्न करता है। यहाँ पर वो लाभ नहीं पहुंचाता वरन क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। या पूर्व अनुभव जो होते हैं वो अनुभव नए अनुभव या नए ज्ञान या नए कौशल को प्राप्त करने में रुकावट या अड़चन या बाधा के रूप में उपस्थित होते हैं, तो उसको कहा जाता है कि वो ऋणात्मक अधिगम का स्थानांतरण है। इसका एक सरल उदाहरण हम देख सकते हैं। जैसे जनवरी माह प्रारंभ होने पर हम प्रायः डेट में क्या लिख देते हैं 01/01 और 2020, क्योंकि 2020 अब नहीं है, अब 2021 आ गया है, लेकिन हम प्रायः क्या लिखते आए हैं 31/12/2020 तक यही लिखते आए हैं। तो 2020 लिखने की आदत पड़ जाती है, इसलिए प्रायः व्यक्तियों के द्वारा ये भूल की जाती है कि वो 1 जनवरी 2021 को भी क्या लिख देते हैं 2020। इसको कहा जा सकता है कि यहाँ पर अधिगम का जो स्थानांतरण हो रहा है, जो बार बार लिखने की आदत बन गई है 2020, वो आज भी बनी हुई है और कई बार के प्रयोग के द्वारा इसे दूर किया जा सकता है। दूसरा इसका सरल उदाहरण हो सकता है कि
जैसे दो कंपनियों की मोटरसाइकिल, हीरो कंपनी की और बजाज कंपनी की मोटरसाइकिल अगर व्यक्ति जो चलाए हैं वो ज्यादा बेहतर अनुभव करते हैं कि दोनों की गियर प्रणाली जो है वो भिन्न तरीके से है। और हम जब एक प्रकार की मोटरसाइकिल को चलाने के आदी होते हैं या प्रायः चलाते हैं और कभी दूसरी मोटरसाइकिल दूसरी कंपनी की चलाने के लिए हमको मिल जाती है तो हम गियर आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन न्यूट्रल की तरफ हम आ जाते हैं वापस, तो इसको हम ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। अर्थात जब पूर्व में सीखा गया ज्ञान जो है वो क्या करे, किसी प्रकार की बाधा अड़चन या रुकावट का कार्य करे, पूर्व अनुभव बाधा के रूप में उपस्थित हो तो उसे कहा जाता है ऋणात्मक स्थानांतरण। और एक स्थानांतरण का स्वरूप होता है शून्य स्थानांतरण। शून्य स्थानांतरण वो स्थानांतरण है जब पूर्व में सीखा गया ज्ञान ना तो सहायता पहुंचाता है, ना तो लाभ पहुंचाता है और ना हानि पहुंचाता है। अर्थात पूर्व में सीखे गए ज्ञान का नवीन सीखे जाने वाले ज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, शून्य स्थानांतरण कहते हैं। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति के द्वारा संगीत में कुछ शिक्षा प्राप्त की गई है और संगीत में शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात उनके द्वारा जो है किसी अन्य क्षेत्र में, मान लीजिए कोई साइकिल चलाने में या मोटरसाइकिल चलाने में पूर्व में सीखे गए ज्ञान का जो उन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की है ना तो वो लाभ पहुंचाता है ना तो हानि पहुंचाता है। तो अर्थात शून्य स्थानांतरण वो स्थानांतरण है जब पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान को सीखने में या कौशल को प्राप्त करने में ना तो प्लस करता है ना माइनस करता है, ना तो सहायता करता है और ना तो कोई हानि पहुंचाता है। उदाहरण के लिए इसको हम कह सकते हैं कि जैसे किसी कार्य क्षेत्र में जो हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, यदि नवीन क्षेत्र में हमको कार्य प्राप्त करना है तो फिर वहां पर वो सीखा गया ज्ञान ना तो सहायता करता है और ना तो हमको लाभ ही पहुंचाता है। तो अर्थात शून्य अधिगम स्थानांतरण वो स्थानांतरण है जिसमें पूर्व में सीखे गए ज्ञान से ना तो कोई लाभ पहुंच रहा है और ना तो कोई हानि या बाधा ही उपस्थित हो रही है। तो इस प्रकार से सामान्य रूप से हमने देखा कि वास्तव में अधिगम का जो स्थानांतरण होता है वो तीन रूप में होता है। धनात्मक स्थानांतरण जब पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान को सीखने में सहायता प्रदान करे तो उसे धनात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। और फिर ऋणात्मक स्थानांतरण जब पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान को सीखने में कोई बाधा उपस्थित करे तो उसे ऋणात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। और तीसरा स्वरूप है शून्य स्थानांतरण जब पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान को सीखने में ना तो सहायता करे और ना तो बाधा उपस्थित करे तो उसे हम शून्य अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और अधिगम के स्थानांतरण होते हैं तो उनको भी हम देख लेते हैं। तो अधिगम स्थानांतरण के प्रकार, अधिगम स्थानांतरण के प्रकार, इनके बारे में हम देख लेते हैं कि ये कितने प्रकार के अधिगम स्थानांतरण होते हैं। एक होता है पार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण ये अधिगम का स्थानांतरण वो स्थानांतरण है जिसमें सीखा गया ज्ञान उसी प्रकार की परिस्थिति में सहायता प्रदान करता है। उदाहरण के लिए विद्यार्थी को क्लासरूम में शिक्षक के द्वारा बताया गया कि 8 घन 2 बराबर 10 और विद्यार्थी घर में जब जाता है तो उसके यहाँ आम टोकरी में रखे हुए हैं और वो उनको गिन करके 8 घन 2 बराबर 10 कर लेता है। तो इस अधिगम स्थानांतरण को पार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण कहा जाता है। इस अधिगम स्थानांतरण की विशेषता है कि अधिगम का स्थानांतरण इस प्रकार से होता है कि विद्यार्थी को अगर ये बताया गया कि 10 धन 5 बराबर 25 और घर जाने पर वो 10 के 2 नोट और 5 रुपए का 1 नोट जोड़ करके
ये अनुमान लगा लेता है या जान लेता है कि ये 25 रुपए है, तो इसको हम कहेंगे अधिगम का कौन सा स्वरूप? अवस्थानांतरण। अधिगम अवस्थानांतरण का पार्श्वीय अधिगम अवस्थानांतरण। अर्थात जो बताया जाए एक परिस्थिति में उसको कहीं अन्यत्र स्थान पर हल कर लेना या उसको अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर लेना। जैसे बालक को विद्यालय में बताया गया कि विद्युत या ऊर्जा एक राष्ट्रीय संपत्ति है और हमें इसका संरक्षण करना चाहिए, इसे नष्ट नहीं करना चाहिए या इसके दुरुपयोग को बचाना चाहिए, या जल एक राष्ट्रीय संपत्ति है, हमें जल के दुरुपयोग को बचाना चाहिए। तो बालक कहीं पर टोटी से जो पानी बह रहा है उस टोटी को, नल के टोटी को बंद कर देता है या अनावश्यक रूप से जल रही बल्ब को बंद कर देता है, तो इस अधिगम के अवस्थानांतरण को हम क्या कहेंगे? पार्श्वीय अधिगम अवस्थानांतरण। क्योंकि विद्यालय में उसको बताया गया है कि ऊर्जा और जल राष्ट्रीय संपत्ति है, इनका हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए वरन इनका संरक्षण करना चाहिए। तो ये उदाहरण पार्श्वीय अधिगम अवस्थानांतरण कहलाते हैं। और दूसरा अधिगम अवस्थानांतरण जो है उसे हम कहते हैं अनुलंब अधिगम अवस्थानांतरण। अनुलंब अधिगम अवस्थानांतरण, ये अवस्थानांतरण का वो स्वरूप है जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान किसी उच्च कार्य को करने में सहायता प्रदान करता है। यहाँ पर जो अधिगम का अवस्थानांतरण है वो नीचे से ऊपर की ओर होता है या आगे की ओर बढ़ता है। उदाहरण इसका दिया जा सकता है कि जैसे विद्यालय में विद्यार्थी को ये बताया गया कि किसी भी संख्या में शून्य से गुणा करने पर, कोई भी संख्या हो सकती है, यदि उसमें शून्य से गुणा किया जा रहा है तो उत्तर शून्य ही आएगा। इसका उपयोग यदि विद्यार्थी 225 गुणे 13 गुणे 14 गुणे 0 और उत्तर उसका आता है 0, तो फिर यहां पर अनुलंब अधिगम अवस्थानांतरण हो रहा है। क्योंकि विद्यालय में मान लीजिए 15 गुणे 0 बराबर 0 बताया गया था, लेकिन बदली हुई परिस्थिति में विद्यार्थी को एक बड़ी संख्या या 3 डिजिट दे करके और 0 से गुणा करने के लिए कहा जा रहा है, फिर भी विद्यार्थी जो है यहाँ पर उत्तर 0 दे रहा है। तो कहने का मतलब उस विद्यार्थी में अनुलंब अधिगम का अवस्थानांतरण हो रहा है। और अनुलंब अधिगम का जो ये अवस्थानांतरण है ये संकेत करता है या बताता है कि इसके द्वारा विद्यार्थी सीखे गए ज्ञान का उच्च परिस्थितियों में उपयोग कर रहा है। तो इस प्रकार के अधिगम अवस्थानांतरण को हम क्या कहते हैं? अनुलंब अधिगम अवस्थानांतरण कहते हैं। और तीसरा होता है अनुक्रमिक अधिगम अवस्थानांतरण। अधिगम अवस्थानांतरण, ये अधिगम अवस्थानांतरण का वो स्वरूप है जिसमें अधिगम अवस्थानांतरण जो है वो एक क्रम के अनुसार होता है। विद्यार्थी सीखे गए अधिगम का एक क्रम के अनुसार अवस्थानांतरण करते हुए अपनी दैनिक समस्याओं का समाधान कर देता है। कैसे? जैसे विद्यार्थी को विद्यालय में जोड़ करना सिखा दिया गया, ऋण करना सिखा दिया गया, फिर गुणा करना सिखा दिया गया और गुणा करना, तो इसके पश्चात विद्यार्थी जो है वो भाग देना सीख जाता है। तो इस प्रकार के अधिगम अवस्थानांतरण को हम कहते हैं अनुक्रमिक अधिगम अवस्थानांतरण। कैसे? जोड़ देना या जोड़ना सिखाया गया, ऋण देना घटाना सिखाया गया, गुणा करना सिखाया गया, तो जोड़ना सीखने के पश्चात, घटाना सीखने के पश्चात, गुणा करना सीखने के पश्चात विद्यार्थी जो है भाग देने में या भाग देने की प्रक्रिया में या भाग को हल करने की प्रक्रिया में पूर्व में सीखे गए तीनों अनुक्रम जो कि जोड़, ऋण और गुणा करने की प्रक्रिया थी, उसका उपयोग अपनी समस्या के समाधान में कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं अनुक्रमिक अधिगम अवस्थानांतरण। और चौथा होता है समस्तरीय अधिगम अवस्थानांतरण। अधिगम अवस्थानांतरण, ये अधिगम अवस्थानांतरण जो होता है
वो पहले पार्श्वीय अधिगम अवस्थानांतरण का और तीसरे अनुक्रमिक अधिगम अवस्थानांतरण का मिला जुला स्वरूप है। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है समअवस्तरीय अधिगम अवस्थानांतरण, अर्थात जब एक परिस्थिति में बालक को कोई चीज सिखाई गई है तो बालक उसका उपयोग उसी तरह की परिस्थिति में जब करता है और अपने दैनिक जीवन में लाभ उठाता है तो उसको हम कहते हैं समअवस्तरीय अधिगम अवस्थानांतरण। जैसे उसको हिंदी विषय के अंतर्गत व्याकरण के नियम बता दिए गए हैं और उन व्याकरण के नियमों का उपयोग वो संस्कृत भाषा के संधि समास या उपसर्ग प्रत्यय को सीखने में करता है तो उसको कहा जाएगा समअवस्तरीय अधिगम अवस्थानांतरण। और पांचवा स्वरूप होता है जिसको हम कहते हैं द्विपार्श्वीय अधिगम अवस्थानांतरण। अधिगम अवस्थानांतरण, ये अधिगम अवस्थानांतरण का वो स्वरूप है जिसके अंतर्गत दैनिक जीवन में हम उपयोग करते हैं। और उपयोग क्या करते हैं कि हमने दाएं हाथ से लिखना सीखा है, इसी तरह से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बाएं हाथ से लिखते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि द्विपार्श्वीय अधिगम अवस्थानांतरण अधिगम अवस्थानांतरण का वो स्वरूप है जिसका उपयोग व्यक्ति के द्वारा दैनिक जीवन में बहुतायत से किया जाता है और इसे हम क्रास शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। किस शिक्षा के नाम से? क्रास शिक्षा के नाम से भी हम जानते हैं। आज के समय इसको कहा जा रहा है क्रास कैसे शिक्षा। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने दाएं हाथ से लिखना सीखा है लेकिन आवश्यकता पड़ने पर हम बाएं हाथ से भी लिख सकते हैं। यहां तक कि हमने दाएं हाथ से भले लिखना सीखा है लेकिन आवश्यकता पड़ने पर हम पैर की उंगलियों और अंगूठे के बीच में पेन को फंसा करके भी लिख सकते हैं। तो सीखा तो हमने दाएं हाथ से है लेकिन बाएं हाथ से भी हम लिख सकते हैं। यहाँ तक कि पैर की अंगुलियों और अंगूठे के बीच में पेन या पेंसिल को हम फंसा करके लिख सकते हैं। तो इसे हम द्विपार्श्वीय अधिगम अवस्थानांतरण कहते हैं। मनुष्य के शरीर में दायां भाग और बायां भाग दो भाग होते हैं और सीखना एक भाग के द्वारा होता है, दाएं भाग के द्वारा मान लीजिए, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर बाएं हाथ से भी सीखे गए ज्ञान का या कौशल का उपयोग किया जा सकता है। हाँ, हो सकता है कि उतनी कुशलता ना आए, उतनी सूक्ष्मता या उतनी स्वच्छता न पूर्ण ढंग से कार्य ना किया जा सके, लेकिन अधिगम का जो अवस्थानांतरण है वो तो हो ही रहा है। इसे क्रॉस शिक्षा के नाम से भी जानते हैं और इसे हम दैनिक जीवन में या अधिगम के अवस्थानांतरण में द्विपार्श्वीय अधिगम अवस्थानांतरण कहते हैं। तो एक प्रकार से अधिगम के अवस्थानांतरण कौन है? पार्श्वीय अधिगम अवस्थानांतरण, अनुलंब अधिगम अवस्थानांतरण, अनुक्रमिक अधिगम अवस्थानांतरण, समअवस्तरीय अधिगम अवस्थानांतरण और द्विपार्श्वीय अधिगम अवस्थानांतरण। अवस्थानांतरण की जो प्रक्रिया है अधिगम के या सीखने की, इसी तरह से संचालित होती है। और ये जो अधिगम के अवस्थानांतरण है व्यक्ति की परिस्थिति और व्यक्ति के अनुसार अलग अलग ढंग से कार्य करते हैं। आइए अब हम सब लोग देखते हैं अधिगम के अवस्थानांतरण के सिद्धांत। और अधिगम के अवस्थानांतरण के जो प्रमुख सिद्धांत है उसमें पहला है मानसिक अनुशासन का सिद्धांत। मानसिक अनुशासन या औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत। औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत ये अधिगम के अवस्थानांतरण का वो सिद्धांत है जो प्राचीन काल में मध्य काल से लेकर और आधुनिक समय तक, जब तक मनोविज्ञान का उदय या मनोविज्ञान का विकास व्यापक स्वरूप में नहीं हो गया, तब तक ये प्रचलित रहा। और इसके अंतर्गत माना जाता था कि जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं, जिनके अंदर मानसिक अनुशासन की क्षमता ज्यादा होती है या औपचारिक अनुशासन की व्यवस्था जिनके अंदर ज्यादा पाई जाती है, जैसे प्राचीन समय में मध्यकाल में माना जाता था कि गणित, विज्ञान और व्याकरण या व्याकरण से तात्पर्य उनके यहाँ लैटिन भाषा से था पश्चिमी देशों में। तो गणित, विज्ञान और लैटिन भाषा पढ़ने में जो विद्यार्थी प्रबल होते हैं, होशियार होते हैं, सक्षम होते हैं,
उनके अंदर मानसिक अनुशासन की क्षमता, या इसे शक्ति मनोविज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? शक्ति मनोविज्ञान भी कहा जा सकता है। इसके द्वारा ये बात मानी जाती थी, या स्वीकार किया जाता था कि ये विद्यार्थी जो गणित विज्ञान और व्याकरण या लैटिन को पढ़ने में होशियार हैं, ये किसी भी ज्ञान या कौशल या सूचना को ग्रहण कर सकते हैं और सीखे गए ज्ञान का उपयोग करते हुए किसी भी क्षेत्र में ये ज्यादा कुशलता या ज्यादा कह लीजिए सीखते हैं। तो इनके द्वारा अधिगम के स्थानांतरण का अधिक उपयोग किया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा ये नियम जो है वो एक तरह से खंडित कर दिया गया है और अब इस नियम की मान्यता बहुत ज्यादा नहीं रह गई है। अन्यथा तो जिन लोगों को गणित और विज्ञान और व्याकरण या लैटिन भाषा ज्यादा आती है, वो एक कला या संगीत के क्षेत्र में बड़े कुशलता प्राप्त करने वाले हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इस नियम के अनुसार तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे न्यूटन अगर कविता लिखने लगते या शेक्सपियर विज्ञान के नियमों की खोज करने लगते तो ऐसा कर सकते थे, लेकिन व्यवहार में ऐसा होता नहीं है। तो आज के समय में इस सिद्धांत की बहुत ज्यादा मान्यता नहीं रह गई है। और नंबर 2 पे आता है समरूप तत्वों का सिद्धांत। समरूप तत्वों का सिद्धांत, इसके जो प्रतिपादक हैं वो थॉर्नडाइक हैं, थॉर्नडाइक महोदय हैं। और इनके द्वारा ये कहा गया थॉर्नडाइक के द्वारा कि वास्तव में अधिगम के स्थानांतरण को प्रभावित करने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो ये है कि सीखे जाने वाले दोनों विषयों में या दोनों परिस्थितियों में कितना संबंध है। उदाहरण के लिए इन्होंने कहा कि जैसे भौतिक विज्ञान का ज्ञान गणित विषय को सीखने में सहायक है, इसी तरह से हिंदी भाषा का ज्ञान जो है वो संस्कृत भाषा या किसी अन्य भाषा को सीखने में सहायक है। या इसको कहा जा सकता है अवधी भाषा का ज्ञान जो है वो ब्रज भाषा को सीखने में सहायक है, या ब्रज भाषा का ज्ञान राजस्थानी भाषा को सीखने में सहायक है। तो थॉर्नडाइक महोदय का ये मानना रहा है कि समरूप तत्वों के सिद्धांत से तात्पर्य है कि दो विषयों में या दो परिस्थितियों में, चाहे ये दो विषय हो चाहे दो परिस्थिति हो, इनमें जितनी समरूपता होगी वास्तव में अधिगम का स्थानांतरण जो है वो उतना ही प्रभावकारी होगा या उतनी ही अधिक मात्रा में होगा। और इसी के आधार पर थॉर्नडाइक महोदय ने अपने अधिगम के नियमों के अंतर्गत कहा था कि सीखने की प्रक्रिया परिस्थिति समान होने पर ज्यादा अच्छे ढंग से होती है। तो समरूप तत्वों का सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक और वुडवर्थ के द्वारा दिया गया और इस नियम को वर्तमान समय में काफी मान्यता मिली हुई है। और तीसरा है सामान्यीकरण का सिद्धांत। सामान्यीकरण का सिद्धांत, इस अधिगम के स्थानांतरण सिद्धांत को जग महोदय के द्वारा दिया गया। कहीं कहीं जग भी लिखा मिलता है, तो ये पश्चिमी देशों के मनोवैज्ञानिकों के नाम है, तो हमें इसी रूप में मिलते हैं। सामान्यीकरण का सिद्धांत ये बताता है कि इनके द्वारा जग महोदय के द्वारा कहा गया कि सीखने की प्रक्रिया में बालक जब कोई सिद्धांत या कोई नियम या कोई संप्रत्यय या प्रत्यय या अवधारणा सीखता है तो उस सीखने की प्रक्रिया में नियम, संप्रत्यय या अवधारणा जो वो सीख रहा है उसकी प्रक्रिया में कुछ नियमों का या कुछ अंशों का सामान्यीकरण कर लिया जाता है। और कोई भी बालक सामान्यीकरण करने में जितना सक्षम होता है या सफल होता है उतना ही वो ज्यादा ढंग से, बेहतर ढंग से सीखे गए ज्ञान का या अधिगम का स्थानांतरण कर पाता है। बीज गणित में एलजेब्रा करते हुए हम कह सकते हैं x और y का समीकरण तभी हम हल कर पाते हैं जब दोनों में सामान्यीकरण करना हम सीख जाएं या छुपे हुए रहस्य को हम सीख जाएं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए कहा जा सकता है बर्फ जो है ये ठोस भी है और द्रव भी है और गैस भी है। तो बालक सामान्यीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ये
सीखने में सक्षम हो जाता है। तो अगर बालक से ये कहा जाए कहीं पर कि अगर बर्फ है, उससे कहा जाए कि पानी ले आओ, तो बालक पानी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि अधिगम का अवस्थानांतरण वो सामान्यीकरण की प्रक्रिया के द्वारा कैसे सीख जाएगा कि अगर पानी है और बर्फ रूप में है तो उसको पिघला करके द्रव रूप में किया जा सकता है। अगर गैस के बारे में कहा जाए तो उसको और पिघला करके उबाल करके वो वाष्प के रूप में भी प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर ये अधिगम का जो अवस्थानांतरण है वो सामान्यीकरण की प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होता है। इसको जट महोदय ने कहा और इन्होंने कहा कि अधिगम का अवस्थानांतरण उसी अनुपात में होता है या सफल होता है जितना अधिक बालक सामान्यीकरण करने की प्रक्रिया में सक्षम होता है। और फिर चौथा सिद्धांत आता है अधिगम के अवस्थानांतरण का, जिसे हम पक्षांतर का सिद्धांत कहते हैं। पक्षांतर का सिद्धांत, और ये गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक, जिसमें हम कोहलर, व्लादिमीर और कोपका इत्यादि का नाम लेते हैं। तो कोहलर और व्लादिमीर जो थे, इन्होंने बताया कि मनुष्य जो है वो एक विवेकशील प्राणी है, और विवेकशील प्राणी होने के कारण व्यक्ति के अंदर सूझ या अंतर्दृष्टि होती है। क्या होती है? सूझ या अंतर्दृष्टि होती है। ये जो सूझ और अंतर्दृष्टि होती है, इसके द्वारा व्यक्ति सीखे गए ज्ञान का पक्षांतर कर लेता है। जिस परिस्थिति में सीखता है, यदि परिस्थिति परिवर्तित भी कर दी जाए तो व्यक्ति के ऊपर या प्राणी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वो नवीन परिस्थितियों में समायोजन कर लेता है या सीखे गए ज्ञान का उपयोग कर लेता है। तो जो ये गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के द्वारा पक्षांतर का सिद्धांत दिया गया है, इसके अंतर्गत सर्वप्रथम मान्यता ये है कि मनुष्य या व्यक्ति या अधिगमकर्ता या सीखने वाला विद्यार्थी एक बुद्धिमान बालक होता है, और बुद्धिमान बालक होने के कारण एक परिस्थिति में सीखी गई ज्ञान का वो अपनी अंतर्दृष्टि या सूझ का उपयोग करते हुए नवीन परिस्थितियों में सीखे गए ज्ञान का स्थानांतरण कर लेता है और सीखे गए अनुभव से लाभ उठाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं अधिगम के अवस्थानांतरण के जो सिद्धांत हैं वो 4 प्रकार के हैं। प्राचीन काल में या मध्यकाल में मानसिक अनुशासन या औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत माना जाता था, जिसे शक्ति मनोविज्ञान का स्वरूप समझा जाता था, और जिसके अंतर्गत माना जाता था कि गणित विज्ञान या लैटिन भाषा या व्याकरण सीख लेने पर किसी भी विषय को सीखा जा सकता है। लेकिन वर्तमान समय में इस नियम की बहुत मान्यता नहीं रह गई है। दूसरा जो सिद्धांत है समरूप तत्वों का सिद्धांत, जिसे थार्नडाइक और वुडवर्थ के द्वारा दिया गया, और ये लोग मानते थे कि सीखे जाने वाली जो परिस्थिति है या जो सीखे जाने वाले विषय हैं उसमें समरूपता कितनी है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर सीखा गया ज्ञान ज्यादा सहायक होता है। उदाहरण के लिए भौतिक विज्ञान पढ़ने या सीखने पर गणित विषय सीखना सरल हो जाता है, हिंदी भाषा सीख लेने पर संस्कृत भाषा को सीखा जा सकता है, बॉटनी विषय सीख लेने पर एग्रीकल्चर विषय को सीखना आसान हो जाता है। तो इसे हम कहेंगे समरूप तत्वों का सिद्धांत। तीसरा है सामान्यीकरण का सिद्धांत, जिसे जट महोदय ने दिया, या जट भी लिखा मिल सकता है। इन्होंने कहा कि सीखने की प्रक्रिया में बालक जितना सामान्यीकरण कर लेता है उतना वो सीखे गए ज्ञान का स्थानांतरण बेहतर ढंग से कर सकता है। उदाहरण मैंने आपको दिया कि जब बालक ये समझ लेता है सामान्यीकरण की प्रक्रिया के द्वारा कि बर्फ है तो बर्फ से द्रव भी प्राप्त किया जा सकता है और गैस भी प्राप्त की जा सकती है, और फिर उस गैस को पुनः ठोस में या बर्फ में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये सामान्यीकरण का सिद्धांत है। और चौथा है पक्षांतर का सिद्धांत, जिसे गेस्टाल्टवादियों ने कोहलर, व्लादिमीर कोपका इत्यादि ने दिया। इन्होंने ये कहा कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, और विवेकशील या बुद्धिमान प्राणी होने के कारण उसके अंदर जो सूझ या अंतर्दृष्टि रहती है वो अपनी सूझ या अंतर्दृष्टि का उपयोग करते हुए अधिगम का स्थानांतरण कर लेता है। तो इस प्रकार से हम सब लोगों ने अधिगम का स्थानांतरण, उसका स्वरूप, उसके प्रकार और अधिगम के स्थानांतरण के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया। और कहा जा सकता है कि अधिगम का स्थानांतरण शिक्षा प्राप्त करने का प्रमुख उद्देश्य या लक्ष्य है। शिक्षा वास्तविक अर्थों में तभी सार्थक मानी जा सकती है जब सीखे गए ज्ञान का विद्यार्थी अधिक से अधिक
अपने दैनिक जीवन में अधिगम अवधानांतरण का उपयोग करते हुए अपनी समस्याओं के समाधान में, अपनी परिस्थितियों में समायोजन करने में और अपने व्यक्तित्व का विकास करने में अधिक से अधिक सक्षम सिद्ध हो सके। तो यही अधिगम के अवधानांतरण की उपयोगिता है। इसी प्रकार हम आगे अध्ययन करते रहेंगे। धन्यवाद।